जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वन शॉट। तो देखिए, ये चैप्टर वैसे तो बहुत छोटा है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इससे कई क्वेश्चंस भी बनते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप नहीं बन सकते, बट MCQs, वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या यूं कहें केस स्टडी के क्वेश्चन भी इससे कई बनते हैं। ठीक, चैप्टर तो वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बट हम फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए और हम आते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो देखो, ये इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो एम्पियर्स सर्किटल लॉ हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या था एम्पियर सर्किटल लॉ? पहले तो हम उस एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट आई इनक्लोज्ड बाई दैट पाथ। यानी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में या मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई क्लोज्ड पाथ लेते हैं तो उस क्लोज्ड पाथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा, वो जो करंट है उस क्लोज्ड पाथ के अंदर या क्लोज्ड लूप के अंदर जो करंट है, उस करंट का म्यू नॉट टाइम्स होता है। दैट मींस अगर हम फॉर्मूला वाइज इसकी बात करते हैं तो क्या इसका फॉर्मूला हो सकता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर क्लोज्ड पाथ इज म्यू नॉट टाइम्स टू द आई। लेकिन एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, मैक्सवेल ने इस लॉ को इनकंसिस्टेंट प्रूव कर दिया। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये था कि ये लॉ हर केस में वैलिड नहीं है। उन्होंने एक केस ऐसा रिप्रेजेंट किया और वो प्रूव भी किया कि उस केस में अगर हम इस लॉ को डायरेक्टली अप्लाई करें तो ये लॉ हमको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देता। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है वो म्यू नॉट टाइम्स टू द आई नहीं होता। और इसको प्रूव करने के लिए, कंसिस्टेंट प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या लिया? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का केस लिया। ठीक, अब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के केस में उन्होंने कैसे प्रूव किया कि ये लॉ इनकंसिस्टेंट होता है, तो उसको भी जरा देखते हैं। उन्होंने क्या किया, एक कैपेसिटर की चार्जिंग का केस लिया। मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है, जैसे ये कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, हम किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। अल्टरनेटिंग सोर्स से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद जब हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं, ठीक, ये है, ठीक, इसके भी प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है हमने क्या मान लिया? एयर है या वैक्यूम हो सकता है। जब हम इसमें करंट पास कराते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने आई करंट पास कराया, हम आई करंट पास कराएंगे तो इस प्लेट पे क्या होगा? पॉजिटिव मान लीजिए। फॉर एट एनी इंस्टेंट द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट इज आई, क्योंकि करंट कैसा है, जो सोर्स है वो कैसा है? अल्टरनेटिंग है, यानी करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होगी। बट जिस इंस्टेंट पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एट दैट इंस्टेंट यहाँ पे करंट कितना है? आई, एंड द चार्ज ऑन द प्लेट, दिस प्लेट इज पॉजिटिव एंड द चार्ज ऑन दिस प्लेट इज नेगेटिव। ठीक, अब उन्होंने किया क्या? उन्होंने पहले तो ये देखा कि जब हम इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करते हैं तो एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड होना चाहिए हर जगह। इसके लिए उन्होंने मैग्नेटिक कंपास को रखा यहाँ पे, पहले एक प्लेट की तरफ रख के उन्होंने देखा और यहाँ पे उनको देखने को मिला कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड था वो प्रेजेंट था। ठीक, प्रेजेंट था, उन्होंने अप्लाई किया तो उनको समझ में आ गया कि करंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, लॉ सेटिस्फाई हो गया। हम दूसरी प्लेट के इस तरफ रखते हैं, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिला, ठीक, यहां भी लॉ सेटिस्फाई हो गया। यहां तक तो समझ में आता है। बट जब उन्होंने मैग्नेटिक कंपास को प्लेट्स के बीच में रखा कैपेसिटर की, तो उनको यह देखने को मिला कि यहां भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। यानी कि अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ की बात करते हैं कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल म्यू नॉट इनटू आई, अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब इनके बीच में भी कहीं ना कहीं करंट होना चाहिए। बट यहां तो एयर है, एयर में तो करंट फ्लो हो नहीं सकता। अब एयर में करंट फ्लो नहीं हो सकता, दैट मींस अगर करंट जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे नहीं होना चाहिए। तो यहां पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस और करंट की जो एब्सेंस थी, ये यहां पे क्या कर रही थी? एम्पियर्स सर्किटल लॉ की जो कंसिस्टेंसी थी उसको चैलेंज करती है। क्योंकि अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए। बट यहां पे केस अलग बनता है, यहां करंट नहीं था दोनों प्लेट्स के बीच में, बट फिर भी मैग्नेटिक फील्ड यहां शो कर रहा था। इसका मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ इस केस में वैलिड
नहीं था। तो यहां से ये तो प्रूव हो गया कि एम्पियर सर्किटल लॉ इनकंसिस्टेंट है। हम ये नहीं कहेंगे कि रॉन्ग है, गलत है, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि कुछ डेफिनेट केसेस में, कुछ लिमिटेड केस में ये वैलिड नहीं होता, अदरवाइज ये वैलिड है। अब ये जो इस लॉ की इनकंसिस्टेंसी थी, इसको कैसे दूर किया? क्योंकि आपने प्रूव तो कर दिया ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब अगर ये इस केस में यूज नहीं हो रहा तो यहाँ पे प्रॉपर रीजन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के होने का, क्योंकि करंट तो है नहीं। जो करंट हम इसको दे रहे थे, जिसको हम कंडक्शन करंट बोलते हैं, वो कंडक्शन करंट इन दोनों प्लेट्स के बीच में नहीं था, यानी कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे मिला, लॉ तो इनकंसिस्टेंट हो गया, बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो इसके पीछे के लॉजिक को भी मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक, क्या था? डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिफाइंड एज द करंट which comes into existence due to the rate of change of electric flux, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन द सर्किट। यानी कि इनकंसिस्टेंसी इन द एम्पियर सर्किटल लॉ ओवरकम बाय द इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके ये इनकंसिस्टेंसी को दूर किया गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है वो हमने डिफाइन भी किया। The displacement current is defined as the current in which comes into existence due to the rate of change of electric flux in the gap between the plates of capacitor in the electric field या in the circuit। जैसे मैक्सवेल ने कैपेसिटर की चार्जिंग का केस लिया था, ये कैपेसिटर है। सपोज इस कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किससे किया? अल्टरनेटिंग सोर्स से हमने कनेक्ट किया हुआ है। अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि फॉर सम इंस्टेंट क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, आई करंट फ्लो होगा, और ये प्लेट कैसी होगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और ये प्लेट कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। दैट मीन्स फॉर सम टाइम यहाँ पे चार्ज का फ्लो होगा, एक प्लेट पे पॉजिटिव, और ड्यू टू द इंडक्शन दूसरे पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। सपोज द अमाउंट ऑफ चार्ज एट एनी इंस्टेंट at this plate is plus q and at this plate is minus q। ठीक, सपोज द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की जो प्लेट्स है इनका जो एरिया है वो कितना है? a है। सेपरेशन हम मान लेते हैं कितना है? d है। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो कैपेसिटर है, नाउ द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑन प्लेट्स, ठीक, चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना है? Q। अब यहां पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, क्योंकि देखो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस एट दैट इंस्टेंट यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर डायरेक्टेड होगा? फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स की बात करते हैं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? आपने ये भी पढ़ा, E इज इक्वल क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, तो अगर हम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू रखते हैं तो E इज इक्वल क्या हो जाएगा? Q बाई A, चार्ज प्लेट्स का एरिया A, तो चार्ज डेंसिटी हो गई Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर मूव कर रहा है, मतलब फील्ड लाइन इधर से इधर जा रही है। अगर फील्ड लाइन इधर से इधर जा रही है तो यहां पे एक केस क्या डेवलप होगा? देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू प्लेट्स, पासिंग थ्रू प्लेट्स, क्योंकि जब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी प्लेट्स से क्या पास हो रहा होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो फाई ई इज इक्वल क्या होगा? ई इंटू ए। अच्छा, E की वैल्यू रखते हैं, E की वैल्यू क्या है? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए से A कैंसिल हो गया, दैट मीन्स फिलहाल में हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिल रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहां पे कितना हो गया फ्लक्स? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब समझने वाली बात यहां पे ये है, क्योंकि जो सोर्स है, जो सोर्स है या जिसको हम कैपेसिटर बोल रहे हैं, वो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स। ठीक है, कैपेसिटर किससे कनेक्ट है? इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स।
अब ये जब AC सोर्स से कनेक्ट होगा इसका मतलब क्या है, दैट इज चार्ज ऑन प्लेट्स चेंज कंटिन्यूअसली, चेंज कॉन्टिन्यूअस, ठीक, चार्ज चेंज होगा। अब चार्ज अगर यहां पे चेंज होगा तो अब देखो आपने फ्लक्स का फॉर्मूला भी क्या पढ़ा था, फाई ई इज इक्वल क्या था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर हम यहां से बात करते हैं तो यहां से क्यू कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई। अगर हम यहां से बात करें रेट ऑफ चेंज इन चार्ज, रेट ऑफ चेंज इन चार्ज, चेंज इन चार्ज। अब भाई सिंपल सी बात समझना, अगर कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज है और यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्ज है वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इस पे मान लो प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। चेंज होगा तो चार्ज चेंज होने का मतलब क्या है कि इसकी प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चेंज होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा दैट मींस द फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज चेंज। तो चार्ज चेंज होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा और फ्लक्स भी चेंज होगा। अब यहाँ पे होगा क्या, अगर हम रेट ऑफ चेंज इन चार्ज यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो रेट ऑफ चेंज इन चार्ज क्या आएगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे ये डी क्यू बाई डी टी जो है, डी क्यू बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ चेंज इन चार्ज। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, या दिस इज कॉल्ड, हम सिंपली इसको बात करते हैं, दिस इज करंट। क्या हो गया, ये क्या है, करंट हो जाता है। रेट ऑफ चेंज इन चार्ज क्या हो जाता है, करंट। जब ये करंट हो जाएगा यानी कि हमको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी। अब यहां पे देखो ये जो करंट है इसी करंट को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। इसी करंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट करंट है तो यहां पे जो फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा, आई डी इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी। ठीक, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो अगर हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को हटा देते हैं तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला और मिल सकता है जो आई डी होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई ई बाई डी टी। क्लियर, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। यानी कि ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, दैट मीन्स जब प्लेट्स हैं दोनों प्लेट्स पे ड्यू टू द चेंज इन करंट या ड्यू टू द चेंज इन अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो अप्लाई हमने किया हुआ है, प्लेट्स पे चार्ज चेंज होगा और ड्यू टू द चेंज इन चार्ज फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेट चेंज होगा, और उसी फ्लक्स के चेंज होने के कारण इन प्लेट्स के बीच में एक करंट डेवलप हो जाएगा जिस करंट को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये करंट कन्वेंशनल या जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट नहीं है, जिसको फ्लो होने के लिए कोई कंडक्टिंग मीडियम चाहिए। ये एक ऐसा करंट है जो ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप हो रहा है, और इसको फ्लो होने के लिए एयर या वैक्यूम में भी ये फ्लो हो सकता है। इसीलिए हमने इस करंट को नॉर्मल या कंडक्शन करंट से डिफरेंट रखा है और इस करंट को नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट करंट। दैट मीन्स अब जब हम बात करते हैं कि जो इनकंसिस्टेंसी थी एम्पियर्स सर्किटल लॉ की, वो यहां से दूर हो गई। कैसे दूर हो गई, तो उसके लिए अगर हम बात करें पहले हम समझ लेते हैं कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। द कंडक्शन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट आर इंडिविजुअली डिसकंटिन्यूअस, इंडिविजुअली एक दूसरे से अलग अलग हैं, बट द टू करंट्स टुगेदर पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी थ्रू एनी सर्किट। लेकिन जब ये दोनों करंट मिल जाते हैं तो इन दोनों करंट के कॉम्बिनेशन से सर्किट में करंट की कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाती है। ठीक, सेकंड क्या है, द डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट व्हेन दीज टू आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्किट। ठीक, जैसे अभी हमने कैपेसिटर की चार्जिंग का केस लिया था, ये कैपेसिटर था, इस कैपेसिटर को हमने अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम बहुत कॉमन सी बात करते हैं तो ये देखो, यहाँ पे जो करंट होगा दिस करंट इज कंडक्शन करंट, और प्लेट्स के बीच में एक करंट यहाँ पे डेवलप हो रहा होगा,
ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक करंट डेवलप हो रहा होगा, दिस करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। वैसे तो ये दोनों देखो, वायर में से लेके प्लेट तक, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जो होगा इधर, ये कंडक्शन करंट होगा। प्लेट्स के बीच के एरिया में जहां एयर या गैप होता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने लगता है और यहाँ पे एक नया करंट डेवलप हो जाता है जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दे दिया। वैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, डिसकंटिन्यूअस है, बट जब ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो सर्किट में करंट की कंटिन्यूटी स्टेब्लिश हो जाती है और करंट फ्लो होने लगता है। यानी कि इस तरीके से अगर हम ये मान लें कि इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट है जो कंडक्शन करंट से डिफरेंट है, जिसको कंडक्टिंग मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो जो इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ थी वो दूर हो गई। बट वहां पे क्या किया मैक्सवेल ने, जब इनकंसिस्टेंसी को दूर किया तो एम्पियर सर्किटल लॉ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, या इसी को बोला जाता है मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ, क्योंकि मैक्सवेल ने इसमें मॉडिफिकेशन किया। क्या मॉडिफिकेशन किया? मैक्सवेल रिकॉग्नाइज दैट द करंट आई इन द एम्पियर सर्किटल लॉ इज रिप्लेस्ड बाय द सम ऑफ कंडक्शन current I is replaced by the sum of conduction current IC and the displacement current ID। यानी कि जो करंट था उसको किससे रिप्लेस कर दिया? सम ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट से। ठीक, सम ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट से इसको अगर हम रिप्लेस कर देंगे, देन आपका जो मॉडिफाइड सर्किटल लॉ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड for a closed loop is mu naught times to the sum of conduction current and displacement current in the circuit। एक चीज याद रखो, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट सर्किट के अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जहां पे कंडक्शन करंट होगा वहां डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, और जहां डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वहां कंडक्शन करंट नहीं होगा। और इंडिविजुअली ये अलग अलग हैं, बट दोनों की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? सेम होती है। ठीक, तो ये हो गया आपका मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। अब अगर हम यहाँ पे चाहें तो हम आईडी की वैल्यू रख सकते हैं। क्या वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द क्लोज्ड लूप इज द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ सम ऑफ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या आई थी? एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाई डी टी। तो फिलहाल में ये जो फॉर्मूला आ रहा है, दिस इज द मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्लियर? अब देखिए, मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद मतलब इनकंसिस्टेंसी को दूर किया। इसके बाद मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए कुछ इक्वेशंस रिप्रेजेंट की, जिनको बोला जाता है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। बेसिकली मैक्सवेल का मानना यह था कि अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो उनको समझने के लिए हमें बहुत सारे लॉज या फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है। हम कुछ डेफिनेट लॉज या डेफिनेट फॉर्मूलों को यूज करके ही उनको समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। बेसिकली ये यूनिफिकेशन के प्रिंसिपल पर काम कर रहे थे, और इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को समझने के लिए केवल 4 इक्वेशंस को फॉलो किया। और उन 4 इक्वेशंस के बेस पे अगर हम बात करें तो हम पूरे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। उन्हीं 4 इक्वेशंस को बोला गया मैक्सवेल्स इक्वेशंस। बेसिकली कोई भी इक्वेशन इनकी खुद की ड्राइव की हुई नहीं है, इन्होंने जो ऑलरेडी लॉज थे उन्हीं लॉज को कैटेगराइज कर दिया और उनको यूनिफिकेशन की कैटेगरी में डाल दिया। कौन कौन से थे? जैसे अगर हम बात करते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस की, तो मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन है, दैट इज नोन एज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1 by epsilon naught times to the total charge bounded by the surface। ठीक, फ्लक्स जो होता है किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला, वो उस सरफेस से बाउंडेड चार्ज का 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। क्लियर? लेकिन अगर हम फ्लक्स को ही डिफाइन करते हैं तो देखो फ्लक्स को भी डिफाइन किया है। क्या डिफाइन करते हैं? फ्लक्स हमको मालूम है, जो फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होता है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं फ्लक्स को।
तो इसको क्या बोल सकते हैं, क्लोज्ड सरफेस के लिए है। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। दिस इज कॉल्ड द गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसी को बोला जाता है मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की, तो मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन क्या है? जब आप सेकेंड इक्वेशन पे आते हो तो मैक्सवेल्स सेकेंड इक्वेशन इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। सेकेंड इक्वेशन क्या है? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। और क्या था गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म? वो भी हमने पढ़ा है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। यानी किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल होता है, जिसको हम फ्लक्स बोलते हैं, दैट इज जीरो। सिंपली वी कैन से द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। जीरो होता है, क्लोज सरफेस से कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो मैग्नेट होती है उसमें मोनोपोल या आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट नहीं करते। तो मोनोपोल या आइसोलेटेड पोल के एग्जिस्ट ना करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन होगा क्लोज लूप के लिए वो जीरो होगा। ठीक, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल एंड ऑल्सो नोन एज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। यहीं पे अगर हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की, तो देखो मैक्सवेल की जो थर्ड इक्वेशन होती है दैट इज नॉन एज द फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा लॉ है? फैराडेज का सेकेंड लॉ। कौन सा लॉ है? फैराडेज सेकेंड लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या, तो ये आपने भी पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द ईएमएफ इंड्यूस्ड in any coil or conductor is directly proportional to the rate of change in flux linkage। किसी भी कॉइल में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ उस कॉइल के थ्रू पास होने वाले फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेज द कॉज दैट इंड्यूसेस इट। तो यानी कि इसके बेस पे हम बात करते हैं तो हमने ये भी पढ़ा है, E इज इक्वल क्या होता है? माइनस एन डी फाई बाई डी टी। और ये फ्लक्स कौन सा है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। कौन सा है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। क्लियर? अब ये ईएमएफ है, तो ईएमएफ के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। ईएमएफ को हम क्या लिख सकते हैं? इट मे बी रिटन एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर क्लोज्ड लूप। ई डॉट डी एल लिखते हैं हम इसको, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम सरफेस इंटीग्रल की बात कर रहे थे, ये दोनों सरफेस में थे, ये किस में आ गया? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सेकंड लॉ है फैराडे का, बट ईएमएफ को लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में डिफाइन कर दिया। ठीक, इसी को हम सेकंड लॉ बोलते हैं फैराडे का, या इसी को बोलते हैं मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। अब अगर हम यहीं पे बात करते हैं मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन की, तो मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन है दैट इज नोन एज मोडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ। मोडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक, मोडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ क्या अभी हमने डिफाइन किया था? अकॉर्डिंग टू द मोडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज्ड लूप इज म्यू नॉट टाइम्स टू द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू ये हो गई। दिस इज कॉल्ड द मोडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। ठीक, तो ये चार इक्वेशंस थी जिन इक्वेशंस के बेस पे मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीट स्टडी का सजेशन दिया। और हम कर भी सकते हैं क्योंकि ये यूनिफिकेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड थी चारों, और इन चारों के थ्रू हम कोई भी कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर है? मैक्सवेल्स इक्वेशंस के बाद अगर बात करते हैं
तो कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो चैप्टर का नेम भी यही है, यानी कि हमें मेन टॉपिक तक पहुंचने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं तो वो भी समझिए। हमने दो प्रिंसिपल पढ़े हुए हैं। एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉज में हमने क्या पढ़ा, ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इटसेल्फ चेंजेस विद टाइम। यानी कि अगर हम टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको चेंज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी वेरी करता है विद टाइम। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, फैराडेज लॉ में हमें ये कहां देखने को मिला, तो देखो फैराडेज लॉ में अभी आपको देखने को क्या मिला था, सिंपली आपने पढ़ा था डी फाई बाई डी टी, ये जो था मैग्नेटिक फील्ड का, ये किसके इक्वल था, ईएमएफ के। अच्छा ईएमएफ किसके इक्वल होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हो, और मैग्नेटिक फ्लक्स किसके थ्रू चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू चेंज होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड से आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ साथ चेंज होगा। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू मोडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ। समझिए, जैसे इसको हम एक बार फिर से ऊपर नोट कर देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम क्या प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा डी फाई बी बाई डी टी जो होता है वो ई के इक्वल होता है, यानी कि दैट इज इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड हमने क्या पढ़ा, ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड विच इटसेल्फ चेंजेस विद टाइम। यानी कि एम्पियर सर्किटल लॉ से हमको क्या देखने को मिला, इससे हमको देखने को यह मिला कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम चेंज करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के चेंज होने से प्रोड्यूस भी हो सकते हैं और एक दूसरे के साथ चेंज भी हो सकते हैं। ठीक, अब ये हमने कैसे कह दिया कि ऐसा हो सकता है, तो वो अभी हमें मालूम पड़ा था, क्या हमने पढ़ा था कि इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ी थी। इसमें मॉडिफाइड सर्किटल लॉ क्या आया था, म्यू नॉट इंटू आई प्लस डी एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी, ये किसके इक्वल था, दिस इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होता तो कंटिन्यूटी ऑफ करंट सर्किट में नहीं बनती, सर्किट में करंट की कंटिन्यूटी नहीं बनती, तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे नहीं होना चाहिए था। तो ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पे करंट डेवलप हुआ जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोल रहे हैं, और उस डिस्प्लेसमेंट करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब टाइम वेरिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अगर हम यहां से बात करें तो जब ये दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं, in that process hence the variation of electric and magnetic field produces an electromagnetic disturbance in the space. These waves are called electromagnetic waves and travels in the space with a speed very close to the light. यानी कि जब ये दोनों फील्ड एक ही मीडियम में एक साथ चेंज होते हैं, हमें केवल एक को चेंज करा देना है, एक को चेंज कराएंगे दूसरा प्रोड्यूस होगा और दूसरा भी उसके साथ चेंज होने लगेगा। यानी कि जब किसी भी मीडियम में ये दोनों एक साथ चेंज होते हैं तो इन दोनों के एक साथ चेंज होने से मीडियम में एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, या एक टाइप की वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिस डिस्टरबेंस या जिस रेंज इन वेव्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये वेव्स किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकती हैं। क्लियर है? अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जब हमने बात की, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ साइनसोइडल वेरिएशन ऑफ electric and magnetic field at right angles to each other as well as at right angles to the direction of propagation of wave। यानी कि अगर हम तीनों की बात करें, अब हमें तीन चीजें समझनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रहा है, और वेव भी प्रोपेगेट कर रही है, क्योंकि वेव प्रोड्यूस होगी तो रुकेगी तो नहीं,
वेव जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब जो फोटॉन्स होते हैं वो स्टेशनरी तो नहीं होते, दोज आर डायनामिक, तो वेव भी चलेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो वेरिएशन होते हैं या मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलने की जो डायरेक्शन होती है वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे अगर हम ये बात करते हैं कि एक्स वाई और जेड एक्सिस है, हमने 3 एक्सिस ले ली, यहाँ पे सिंपली हम बात करेंगे, ये है 3 एक्सिस है हमारे पास, 3 एक्सिस हम ले रहे हैं ये, ठीक। अगर हम ये मान लेते हैं कि इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस एक्सिस पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव, यानी कि इस डायरेक्शन में वेव चलेगी, ठीक, तीनों। दूसरा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो वेरिएशन होंगे वो साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग होंगे और दोनों सेम फेज में भी होते हैं, ठीक। साइन फंक्शन में होते हैं और कैसे होते हैं, दोनों सेम फेज में होते हैं। इसका मतलब होता है कि जो वेरिएशन होंगे वो साइन फंक्शन में होंगे, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो कुछ इस टाइप से होता है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करेगी अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस पे होगा, जेड एक्सिस पे होगा। अब इनके वेरिएशन भी देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्व है वो कैसा बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक। दिस इज द कर्व ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन कर्व के हिसाब से चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा कर्व ये किसका बन रहा है, ये कर्व बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, दिस इज द कर्व ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये भी साइन के हिसाब से चल रहा है। अब यहाँ पे देखो दोनों जीरो एक साथ हैं, फिर से जीरो एक साथ हैं, मैक्सिमम देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम जब मिल रहा है उसी टाइम पे क्या है, उसी टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैक्सिमम मिल रहा है, यानी कि दोनों सेम फेज में होते हैं, बट जो इनकी डायरेक्शन होती है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर है? आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक बात तो बहुत क्लियर थी कि किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर हम एक साथ चेंज करेंगे ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम टाइम इन एनी मीडियम, एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। बट ये डिस्टर्बेंस कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ मेथड्स भी हैं, जिनमें फर्स्ट मेथड हमारा आता है बाई एसिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। हम एसिलरेटेड चार्ज पार्टिकल के थ्रू मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड मेथड हमारा आता है क्या, एलसी सर्किट, जिसको हम टैंक सर्किट भी बोलते हैं, प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितनी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, एफ इज इक्वल 2 पाई 1 बाई रूट LC, ठीक। इतनी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये टैंक सर्किट प्रोड्यूस करता है। तो ये दो मेथड है हमारे पास। पहला मेथड कौन सा था, एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल, दूसरा था एलसी सर्किट, ठीक, जो ऑलरेडी हम अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ चुके हैं। हमने अल्टरनेटिंग करंट में जो पढ़ा था, कौन सा कंडीशन पढ़ा था आरएलसी सर्किट का, रेजोनेंस वाला, ठीक। रेजोनेंस वाली कंडीशंस में जो फ्रीक्वेंसी मिलती थी वही फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। हमने वहां एलसी सर्किट भी पढ़ा था जिसमें रेजोनेंस बन रहे थे, उन्हीं रेजोनेंस से वेव प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती हैं जो लाइट की होती हैं, बिकॉज लाइट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एसिलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्जेस। ये तो प्रोडक्शन का मेथड है, इसको प्रॉपर्टी में नहीं रखते। अगली बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, यानी कि जो प्रॉपर्टी हम पहले भी बोल चुके हैं लाइट की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, किसी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। अभी पीछे जब हमने बात की तो यहाँ पे देखो हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस या मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस होंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एंड आल्सो परपेंडिकुलर विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। क्लियर है? तो जब आपको मालूम है कि मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन वेव की चलने के परपेंडिकुलर होते हैं तो वो जो वेव बनती है उस वेव को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। और अगर ट्रांसवर्स वेव है तो यहाँ पे वाइब्रेशंस की हम इक्वेशंस भी लिख सकते हैं। अगर हम इससे देखें वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स में, तो यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे है, वाई एक्सिस पे है, तो ई वाई वेक्टर इज इक्वल क्या होता है,
ई वाई इज इक्वल होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। और यहीं अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का लिखते हैं तो जेड एक्सिस पे बी जेड इज इक्वल क्या हो जाएगा, बी जेड साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की इक्वेशन है, वो मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की इक्वेशन है। और देखो इस इक्वेशन से ये बात तो क्लियर हो गई कि कौन सी वेव बनाएंगी, ट्रांसवर्स वेव बनाएंगी। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव पे आते हैं। प्रॉपर्टीज की हमने बात करी थी, ट्रांसवर्स वेव इन नेचर। नेक्स्ट इज सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अनचार्ज दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो अनचार्ज होती हैं, वेव हैं, चार्ज नहीं होता है इनके पास, यानी कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट भी नहीं होती। भले ही नाम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड आ रहा है लेकिन इन पे चार्ज नहीं होता, ना इन वेव्स के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर पड़ता है कि ये वेव डेविएट कर जाएंगी, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रिक वेक्टर इन एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑप्टिकल इफेक्ट एंड इज कॉल्ड लाइट वेक्टर। देखो दो टाइप के वेक्टर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है वो इसके ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इज इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एवरेज डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इक्वल। ठीक, ये हमको समझना पड़ेगा। टोटल एनर्जी डेंसिटी में दो पार्ट होते हैं और दोनों ही पार्ट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। बात करते हैं कि हमने बोल तो दिया कि इक्वल होते हैं, हम आगे इसको प्रूव भी करेंगे, बट अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर इन द सेम फेज, दैट मींस दे अटेन द मैक्सिमा एंड द मिनिमा एट द सेम प्लेस एंड एट द सेम टाइम। पीछे भी हमने बात करी थी कि सेम प्लेस और सेम टाइम पे मैक्सिमा और मिनिमा इनके हमको मिल रहे थे, वो हमने ग्राफ में आपको दिखाया भी था क्योंकि इक्वेशंस भी सेम फेज में चल रही थी दोनों की। नेक्स्ट, इन द फ्री स्पेस ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड। कितनी स्पीड होती है, c इज इक्वल 1 बाई रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये फ्री स्पेस की स्पीड है। बट अगर यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस के अलावा किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो दूसरे मीडियम में जो इसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी, v इज इक्वल 1 बाई म्यू इंटू एप्सिलॉन। म्यू क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ द गिवन मीडियम, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम। वैल्यू रखेंगे आ जाएगा। फ्री स्पेस के लिए बात कर रहे थे तो हमने म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट यूज किया था। क्लियर। तो ये स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा और यहां पे जो स्पीड मिलेगी दैट इज लेस देन c, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इससे कम, स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी किसी अदर मीडियम में। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है, क्या होता है, एम्पलीट्यूड। अब इस वर्ड का मतलब समझना, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है पीक वैल्यूज, पीक वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू का जो रेशियो होता है वो भी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है, दैट इज गिवन बाई 1 बाई म्यू नॉट रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक इज द एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी हमने बोला था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होती है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी दोनों फील्ड की सेम होती है। अब हम प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे। एक बात याद रखना कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी की बात करते हैं, हमको क्या मालूम है, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, यू बी इज इक्वल क्या था, 1 बाई 2 बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। अब देखो बी की वैल्यू, v क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम यहां पे बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहां पे देखो वैल्यू जब हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमें यहां पे निकालना हो एवरेज
ठीक है। अगर हम बात करते हैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर एवरेज PERA एवरेज एनर्जी डेंसिटी, तो देखो एवरेज एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, UV। एवरेज के लिए हम इस पे क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। कितनी वैल्यू होगी, तो एवरेज का एक सिंपल सा तरीका होता है कि जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो हाफ, ठीक। और ये बी की वैल्यू क्या होती है, बी की वैल्यू होती है बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, इक्वेशन है। और डिवाइडेड बाई क्या था हमारे पास, म्यू नॉट, ठीक। एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए हम इसके ऊपर भी क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। अब देखो जब हम एवरेज निकालेंगे तो बी नॉट म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, यानी कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी इसकी कितनी आई, 1/2 बी नॉट बाई म्यू नॉट। एवरेज हम किसका अब निकालेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अब देखो साइन ओमेगा टी का जब आप एवरेज निकालोगे ना तो ओमेगा की वैल्यू 2π/t, और फुल साइकिल के लिए जब इसका एवरेज निकालोगे तो इसका फुल साइकिल का जो एवरेज आएगा वो 1/2 आएगा। कितना आएगा, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 बी नॉट बाई म्यू नॉट, इसका एवरेज आएगा 1/2। एवरेज 1/2 आने का मतलब क्या है कि जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी हमारे पास आ रही है दैट इज इक्वल, कितना हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 1/4 क्या हो जाएगा, बी नॉट बाई म्यू नॉट। अच्छा स्क्वायर और था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे हम होल स्क्वायर लेके चलेंगे इसका, ठीक, होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, बी नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक। तो ये बी नॉट स्क्वायर, ठीक। ये वैल्यू आ गई किसकी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा हमको कौन सा मालूम है कि एनर्जी डेंसिटी और कौन से फील्ड में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अभी हम यहां पे बात करते हैं नाउ एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, UE इज इक्वल क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर। E की वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखेंगे यानी कि हम किसके लिए बात करेंगे, फॉर एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी अगर हमको निकालना है तो पहले तो हम ई की वैल्यू रखेंगे। क्या वैल्यू ई की आएगी, तो ये UE एवरेज के लिए इसके ऊपर बार लग जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये को कांस्टेंट है, इनका तो एवरेज आना नहीं है। क्या आएगा, ई की वैल्यू क्या थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ठीक। इसका लगा दिया स्क्वायर, और इसका हमें फाइंड करना है एवरेज, तो एवरेज फाइंड करने के लिए हमने इस पे भी बार लगा दिया। अब देखो ई नॉट अगेन कांस्टेंट है, ये फिर से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा UE एवरेज इज इक्वल क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर के बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, E नॉट स्क्वायर, और बचा क्या एवरेज के लिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। और देखो अल्टरनेटिंग करंट में हम पहले ही बता चुके हैं कि फुल साइकिल के लिए जो इसका एवरेज होता है वो 1/2 होता है। तो इसका एवरेज 1/2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, UE इज इक्वल हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E नॉट स्क्वायर इंटू 1/2। ये 1/2 इसके साथ आएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, ये एवरेज था 1/2 आ गया, तो ये आ गया UE, यानी कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी इसकी हो गई 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू E नॉट स्क्वायर, ठीक। बट यहां पे एक चीज देखो, आपको एक चीज मालूम है कि आप जब इनका कंपैरिजन करते हो आपको प्रूव करना है कि ये दोनों एनर्जी डेंसिटीज कैसी होती हैं, इक्वल। आपको एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो मिली है अभी, मैग्नेटिक फील्ड का एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितना मिला, 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट, और दूसरा आपको मिला UE इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी एवरेज 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू E नॉट स्क्वायर। एक चीज जो बहुत कॉमन आपको मालूम है वो क्या है कि E नॉट बाई बी नॉट, जो अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो किसके इक्वल होता है, C। अगर हम यहां से E नॉट की वैल्यू निकालते हैं तो E नॉट इज इक्वल क्या हो जाएगा,
सी, अब यहाँ पे देखो, हाँ ये सी हो गया, यानी कि अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो ये सी होता है और यही किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू द 1/रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर हम यहां से बात करें तो यहां से ई नॉट की जो वैल्यू आएगी, ई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, बी नॉट इधर जाएगा, इट मे बी इक्वल टू द बी नॉट बाई रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगर ये वैल्यू हम कहां पे रख दें, इसमें रख दें, ये वैल्यू हम इसमें प्लेस करेंगे, देन हमको क्या मिल जाएगा, देन वी गॉट एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट मे बी रिटन एज 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ई नॉट की वैल्यू हमने रखी है क्या, बी नॉट बाई रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर ओपन किया तो ये हो गया बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो ये एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, यानी कि फाइनली हमको क्या मिला, यू ई इज इक्वल 1/4, ये क्या हो गया, बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। बट ये क्या हुआ, ये तो हम एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करके आए थे, यानी कि अगर ये भी इतना आ रहा है तो यहां से एक बात तो क्लियर है कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इक्वल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रूव हो गई। अब अगर ये इक्वल प्रूव हो गई है तो यहां पे हम ये भी बात कर सकते हैं, नाउ टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर हम टोटल एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ये किसके लिए होगा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इसकी एनर्जी डेंसिटी करते हो, क्योंकि यूई और यूवी इक्वल है, ये बात अभी आप प्रूव कर चुके हो, ये दोनों इक्वल हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, U इज इक्वल 2 ऑफ UE, या इसको क्या लिख सकते हो, 2 ऑफ UB। वैल्यू रखोगे तो वैल्यू रखने पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी, U यानी कि एनर्जी डेंसिटी का जो एवरेज है वो जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें या इसमें तो 1/4 की जगह क्या रह जाएगा, 1/2 रह जाएगा, एंड फाइनली वी कैन राइट इट 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर, दैट इज आल्सो इक्वल टू द 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू बी नॉट स्क्वायर। ये आ गया आपका एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दो पार्ट में है, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों में ही एवरेज एनर्जी डेंसिटी सेम होती है, जो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। नाउ वी प्रूव्ड इट, हमने प्रूव कर लिया। क्लियर है, सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं जो प्रॉपर्टीज में हम पढ़ते गए, हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइंटिंग वेक्टर। अच्छा, ये पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या है? अगर हम पॉइंटिंग वेक्टर की बात करें तो पॉइंटिंग वेक्टर सिंपली किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डायरेक्शन होती है या उसका जो मोमेंटम होता है, उसके मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। इससे रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और एस वेक्टर इज इक्वल क्या होता है, दिस इज गिवन बाई 1/μ0, और ये क्या होता है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये जो होता है दिस इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। ये पॉइंटिंग वेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मोमेंटम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डायरेक्शन होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, क्योंकि मोमेंटम की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मोमेंटम नहीं, उसकी इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। अब बात जब इंटेंसिटी की ही करते हैं तो इंटेंसिटी क्या होती है ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिफाइंड एज द एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव
इट इज डिनोटेड बाई आई। यानी कि देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक, मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये इंसिडेंट होती हैं। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होंगी, मान लीजिए ये सरफेस है, ये सरफेस पे इंसिडेंट हो रही हैं, वेव्स इन सरफेस पे इंसिडेंट होंगी अगर, तो ये सरफेस क्या करेगी, ये सरफेस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। मान लीजिए इस सरफेस का एरिया ए है और ये टी टाइम में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, यू एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, यू। इन दैट केस द एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला होगा, क्या हमारे पास आया इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या आया, ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं, क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक, अब देखो अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला जस्ट अभी हमने क्या पढ़ा, एनर्जी को हम चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, अपॉन में क्या है आपका, आपके पास फॉर्मूला एरिया इनटू टाइम, एरिया इनटू टाइम। ठीक, एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, यू से। ठीक, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू लेंथ। क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। ठीक, एरिया इनटू लेंथ। अब देखो एरिया इनटू लेंथ कहां से आया, जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये जिस मीडियम से प्रोपेगेट कर रही हैं, इस मीडियम में हम कोई इमेजिनरी सिलेंडर मान लेते हैं। अगर हम ये इमेजिनरी सिलेंडर एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस सिलेंडर के थ्रू पास होंगी, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। तो इमेजिनरी सिलेंडर हमने माना हुआ है। ठीक, अब एरिया इंटू लेंथ हो गया, अपॉन में ऑलरेडी आपके पास क्या है, अपॉन में है आपके पास एरिया इंटू टाइम, एरिया इंटू टाइम। अब देख लो एरिया से एरिया कैंसिल, अगर हम यहाँ पे आई की बात करते हैं तो आई इज इक्वल क्या हो जाएगा, यू इंटू लेंथ इज इक्वल, अगर हम बात करते हैं तो लेंथ इज इक्वल क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने सिलेंडर की लेंथ से पार होंगी, ये लेंथ ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, तो सिलेंडर की लेंथ डिपेंड करती है स्पीड और टाइम पे, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम डिवाइडेड बाई क्या था, टाइम। तो यहाँ पे टाइम से भी टाइम कैंसिल, यानी कि फाइनली जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो इंटेंसिटी इज इक्वल क्या आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी इंटू सी, वेयर सी इज द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। क्लियर, तो ये फॉर्मूला आ गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। और जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है, वो पॉइंटिंग वेक्टर इसी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि अगर हम एनर्जी डेंसिटी और स्पीड के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अगर दिए हैं तो वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर, दोनों ही आपके किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। भाई अब सिंपल सी बात समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब भी किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम भी कैरी करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली फोटॉन से बनती हैं और फोटॉन में मोमेंटम होता है, ये बात हमको मालूम है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो मोमेंटम होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी अगर किसी मीडियम में ट्रेवल करेंगी तो ये भी क्या करेंगी, अपने साथ मोमेंटम कैरी करेंगी। कितना मोमेंटम कैरी करेंगी, तो उसके लिए फॉर्मूला हमको ऑलरेडी मालूम है कि जो मोमेंटम ऑफ वेव होता है, मोमेंटम ऑफ वेव होता है, दैट इज इक्वल टू द वेव एनर्जी अपॉन स्पीड, दैट इज इक्वल टू द वेव एनर्जी अपॉन स्पीड। अब देखो वेव एनर्जी अपॉन स्पीड यानी कि मोमेंटम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा u बाई सी। u का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने फिर से पढ़ा था, क्या, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक, अपॉन सी।
वॉल्यूम का फॉर्मूला भी हम क्या पढ़ के आए हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ अपॉन सी। अब लेंथ की भी अगर बात करते हैं तो लेंथ का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है, यू इंटू एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम अपॉन सी। पीछे लास्ट डेरिवेशन में ही हम सारे पॉइंट यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे अगर हम सी से सी को कैंसिल कर देते हैं, सी से सी को कैंसिल कर देंगे तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आएगा, दैट इज इक्वल एनर्जी डेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम, इंटू टाइम। दिस इज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस। किसी भी सरफेस पे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंसिडेंट होती हैं तो कितना मोमेंटम होगा वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये सरफेस है, एक सरफेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं इस सरफेस पे इंसिडेंट होती हैं, ठीक। मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही हैं, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटेंसिटी है आई, स्पीड है सी। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो अभी हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी मोमेंटम, इनमें मोमेंटम होगा, होता है। और जब ये वेव्स किसी सरफेस से टकराएंगी तो ड्यू टू द मोमेंटम ये उस सरफेस पे फोर्स अप्लाई करेंगी, एंड द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। सिंपली मोमेंटम जिस पार्टिकल के पास या जिस चीज के पास होता है, जब वो किसी से टकराता है तो उस पे प्रेशर अप्लाई करता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी किसी सरफेस पे अगर इंसिडेंट होंगी तो ये प्रेशर अप्लाई करेंगी। कितना प्रेशर अप्लाई करती हैं, तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, प्रेशर इज इक्वल होता है आपका आई बाई सी। क्या होता है, आई बाई सी। आई क्या है, इंटेंसिटी, एंड सी इज द स्पीड। और ये केस कब है, ये केस हम कब यूज करते हैं, व्हेन 100% वेव्स जो होती हैं एब्जॉर्ब्ड बाई सरफेस, यानी कि सरफेस क्या करती है, 100% वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। और यही प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2I/C हो जाता है। कब, जब 100% जो वेव्स होती हैं, ये वेव्स क्या होती हैं, वेव्स रिफ्लेक्टेड बाई सरफेस, रिफ्लेक्टेड बाई सरफेस। तो दो फॉर्मूले हैं, अगर सरफेस वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती है तो फॉर्मूला होता है I/C, और अगर वही सरफेस वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देती है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2I/C। क्लियर है? अब यहां पे देखो, ये जो प्रेशर था, हमने प्रेशर की भी बात की। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमने पढ़ा, हमको मालूम है कि ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन ए रीजन, जब सेम टाइम पे दोनों वेरी करते हैं, एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है, उस डिस्टरबेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं वो एक फ्रीक्वेंसी, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी बैंड या एक डेफिनेट वेवलेंथ बैंड को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि वो सिंगल वेवलेंथ की नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनमें एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी बैंड होता है, यानी कि एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी से लेके एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी तक की वेव्स होती हैं। अगर हम उन्हीं वेव्स को उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बेस पे क्लासिफाई करते हैं तो हमें 7 पार्ट मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, अब वो भी समझ लीजिए। The orderly classification of electromagnetic waves according to their wavelength or frequency is called the electromagnetic spectrum. For convenience, the electromagnetic spectrum is divided into the following regions. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो किन किन रीजन्स में डिवाइड है। अब इनकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 7 रीजन आपको दिए गए हैं, ठीक। अब अगर हम 7 रीजन्स की बात करते हैं तो इनमें क्या दिया है, गामा रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इंफ्रारेड रेज हैं। जैसे गामा है, फिर एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है। लेकिन अगर हम इन्हीं की बात करें, ये 7 स्पेक्ट्रम है, इनको हम वेवलेंथ या उसके बेस पे जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो देखो 1 बाई 1 हम नोट करते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला है हमारा गामा रेज। क्या है, गामा रेज। फिर क्या है, एक्स रेज। एक्स रेज के बाद कौन सी है,
यूवी रेज, जिनको हम अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है विजिबल, ठीक है, विजिबल रेडिएशन या जिसको लाइट बोलते हैं, विजिबल रेडिएशन या इसी को लाइट बोलते हैं, ठीक। इसके बाद आता है आपका कौन सा, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक। इंफ्रारेड वेव्स के बाद आती हैं रेडियो वेव्स, और उसके बाद कौन सी आती हैं, माइक्रोवेव्स, ठीक है। उसके बाद नहीं, इंफ्रारेड के बाद आती हैं माइक्रोवेव्स, और माइक्रोवेव्स के बाद कौन सी आती हैं, रेडियो वेव्स। ये हैं आपकी माइक्रोवेव्स, और माइक्रोवेव्स के बाद कौन सी आएंगी, रेडियो वेव्स। अब जरा इनको समझना, ये जो आपको दिए हैं 7, इन 7 में अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर होता है, फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर होता है वो इस टाइप से डिक्रीज होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये कौन सा ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक। ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है, यानी कि यहां पे अगर फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कैसी होगी, लोएस्ट, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, हाईएस्ट, यानी कि अगर हम बात करते हैं कॉमनली तो ये फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, ये जो वेव होगी ये वेव होगी आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कैसी होगी, मिनिमम, कौन सी, रेडियो। ये जो वेव्स होंगी इधर, ये कैसी फ्रीक्वेंसी की होगी, ये फ्रीक्वेंसी होगी आपकी मैक्सिमम। यानी कि फ्रीक्वेंसी के बेस पे अगर बात करते हैं तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और जो आपकी रेडियो वेव्स होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम। अगर यही क्लासिफिकेशन हम किसके बाद बेस पे करते हैं, यही क्लासिफिकेशन अगर हम बात करते हैं वेवलेंथ के बेस पे, किसके बेस पे, वेवलेंथ। अगर यही वेवलेंथ के बेस पे क्लासिफिकेशन होता तो वेवलेंथ की जब बात आती तो ये वेवलेंथ जो गामा रेज की वेवलेंथ होती है कैसी होती, मिनिमम, और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ जो होती है वो कैसी होती, मैक्सिमम, ठीक। क्योंकि आपको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बेस पे ये इनका क्लासिफिकेशन है। बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन डेफिनेटली आना है, चाहे तो वो इसके सोर्सेस को लेके आ जाए, चाहे वो इसके एप्लीकेशंस को लेके आ जाए, चाहे वो इसके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बैंड को लेके आ जाए। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो एप्लीकेशंस के आते हैं, तो हम इन स्पेक्ट्रम को डिटेल में भी पढ़ते हैं कि इनके एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है, किस टाइप से ये स्पेक्ट्रम वेरी करते हैं। सबसे पहला स्पेक्ट्रम है हमारा कौन सा, गामा रेज, ठीक। गामा रेज की जब हम बात करते हैं तो गामा रेज में आता है, गामा रेज वर डिस्कवर्ड बाय द रदरफोर्ड, these rays are emitted from the nuclei of radioactive element। सोर्स क्या हो गया, न्यूक्लियाई ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ये हो गया इसका सोर्स, ठीक। अब अगर हम इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो गामा रेज की वेवलेंथ हमको मालूम है मिनिमम होती है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, तो वेवलेंथ की जो रेंज है वो 6 × 10⁻13 मीटर से 1 × 10⁻10 मीटर तक होती है। फ्रीक्वेंसी रेंज 5 × 10⁻20 मीटर से 3 × 20 हर्ट्ज से 3 × 10⁻19 हर्ट्ज तक होती है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके यूजेस की, तो जो गामा रेज होती हैं, दे आर यूज्ड टू किल कैंसर सेल्स इन द ह्यूमंस, दे आर यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉज इन द मेटल कास्टिंग, दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी कैसी है, दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये वेव्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बैंड पर होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी लेवल मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होने का मतलब है इनके जो फोटोन होंगे वो बहुत हाई एनर्जी के होंगे, इतनी हाई एनर्जी के होते हैं कि इजीली ये किसी भी सरफेस को पेनेट्रेट कर जाते हैं, कई सरफेसेस को। और बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी को तो ये पेनेट्रेट कर ही जाते हैं, मतलब ये हमारी जो स्किन है, जो फैट है, जो बोन्स हैं, इन सबको पार कर जाते हैं। यानी कि अगर इन सबको पार कर जाएंगे तो इनका एनर्जी लेवल इतना हाई होता है ये ब्लड सेल्स को भी क्या कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं। और ब्लड सेल्स को अगर ड्राई कर देंगे तो इसी प्रॉपर्टी को हम किस में यूज करते हैं, टू किल कैंसर सेल्स, कि कैंसर सेल्स के ऊपर डाला जाता है तो ये उन सेल्स को ड्राई कर देते हैं, सुखा देते हैं, जला देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, दे आर यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉज इन मेटल कास्टिंग। मेटल कास्टिंग में फ्लॉज को डिटेक्ट करने के लिए भी हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, क्योंकि ये कई मेटल्स को इजीली पेनेट्रेट कर जाते हैं, पार कर जाते हैं।
इसी प्रॉपर्टी को हम क्या यूज करते हैं, दे आर यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस को बहुत जल्दी इनिशिएट करा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट स्पेक्ट्रम इज एक्सरेज। ठीक है, एक्सरेज के बारे में आपको मालूम है ये बॉडी स्कैनिंग में यूज होती हैं, सबको सुना है, सबने वर्ड ये सुना है, भले ही गामा ना सुना हो। ठीक, गामा के बारे में अगर बात करते हैं तो एक यूज इसका और है कि गामा जो आपका होता है वो मेटल कटिंग में भी यूज होता है। किस में यूज होता है, मेटल कटिंग में, यानी कि मेटल कटिंग जो डिवाइसेस होती हैं उनको बहुत तेजी से मेटल की कटिंग करने के लिए भी हम गामा रेज को यूज करते हैं। एक्सरेज हमने सुना है बॉडी स्कैनिंग में यूज होती हैं। अगर हम एक्सरेज की बात करें तो एक्सरेज की डिस्कवरी की थी रोंजन ने। कैसे की थी, उन्होंने हाई X-rays were discovered by the Roentgen in 1895. They are produced when very fast moving electrons are stopped by heavy metal target. यानी कि फास्टली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को जब हैवी मेटल टारगेट रोकता है या उस पर डाला जाता है वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स को, तो वहां से ये वेव्स निकलती हैं। और इसके लिए उन्होंने कौन सा यूज किया था, मेटल मॉलिब्डेनम यूज किया था। क्लियर है। अगर हम इसके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बैंड की बात करते हैं तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 1 × 10⁻⁻13 मीटर, -13 मीटर से 3 × 10⁻⁻8 मीटर तक होती है। वही इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 × 10⁻19 हर्ट्ज से 1 × 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। कितनी होती है, 1 × 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेंज है। वहीं अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो आपको मालूम है they are used to produce the pictures of internal organs of the body, जिसको आप एक्सरे बोलते हो। they are used to kill dangerous cells in the and tumors in the body, क्योंकि ये भी हाई फ्रीक्वेंसी के ही करीब होती हैं, मतलब मैक्सिमम नहीं होती बट फ्रीक्वेंसी इनकी भी हाई होगी तो ये भी सेल्स को क्या करती हैं, ड्राई कर देती हैं। तो इनको भी हम डेंजर सेल्स के लिए, कैंसर सेल्स, कैंसर में दोनों यूज होती हैं, गामा रेज भी और एक्स रेज भी। ठीक, दे आर यूज टू डिटेक्ट फ्लॉज और क्रैक्स इन द मेटल कास्टिंग, ये भी क्रैक्स को डिटेक्ट करने में कई बार यूज की जाती हैं। दे आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव्स, ओपियम एंड द कंट्राबैंड गुड्स। आपने देखा होगा ये जो आप जाते हो एयरपोर्ट पे या कहीं भी, मेटल डिटेक्टर्स जो होते हैं उनमें जो वेव्स यूज होती हैं वो यही वेव्स होती हैं। आप जब निकलते हो मेटल डिटेक्टर से तो जो बीप करता है यही वेव्स होती हैं। यानी कि ये वेव्स किसके डिटेक्शन में, एक्सप्लोसिव, ओपियम और कंट्राबैंड गुड्स को डिटेक्ट करने में भी यूज करते हैं। थर्ड जो आपका है स्पेक्ट्रम, दैट इज अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक, इसके बारे में आपने सुना है, ओजोन लेयर वाली कहानी सुनी है। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो सोर्स है क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज वर डिस्कवर्ड बाय द रिटर इन 1801। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सच ऑब्जेक्ट्स एज कार्बन आर्क लैंप, इलेक्ट्रिक स्पार्क, डिस्चार्ज ट्यूब एंड सन। सोर्स में दिया है, कार्बन आर्क लैंप से प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिस्चार्ज लैंप से, कार्बन आर्क लैंप होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, डिस्चार्ज ट्यूब होती है और सन, यहां से हम ये मिलती है। रिटर ने इसकी डिस्कवरी की थी। इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, इनकी जो वेवलेंथ रेंज होती है वो होती है 3 × 10⁻18 मीटर टू 4 × 10⁻⁻7 मीटर। वहीं इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 1 × 10⁻16 हर्ट्ज टू 8 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये होता है। ठीक, वहीं इनके अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो दे आर यूज्ड फॉर चेकिंग द मिनरल सैंपल्स। मिनरल सैंपल को चेक करने में हम इनको यूज करते हैं। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डिस्ट्रॉयज द बैक्टीरिया एंड इज यूज्ड टू स्टीरिलाइज द सर्जिकल इक्विपमेंट्स। देखिए आपको मालूम है सर्जिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मेडिकल के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो जब भी हम सर्जरी करते हैं तो एक सर्जरी के बाद वो इंस्ट्रूमेंट दूसरे को डायरेक्टली यूज नहीं किए जा सकते। कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉस्टली नहीं होते, बहुत चीप होते हैं, उनको तो हम यूज एंड थ्रो करते हैं, जैसे सिरिंज होता है, एक बार यूज किया फेंक दिया। बट कुछ इक्विपमेंट सर्जरी में ऐसे यूज होते हैं हम जिनको बार बार परचेज नहीं करते क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होते हैं, इकोनॉमिकल नहीं होते। तो क्या करते हैं, उनको बैक्टीरिया फ्री करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज यूज करी जाती हैं। आपने ये भी पढ़ा है कई चीजों से बैक्टीरिया को मारने के लिए आप उनको गर्म करते हो, बॉइल्ड वाटर यूज करते हो, लेकिन सारे इंस्ट्रूमेंट तो बॉइल्ड वाटर में या गर्म नहीं किए जा सकते डायरेक्टली, तो उनके ऊपर क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज डाली जाती हैं। तो जब उनके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज डाली जाती हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज डालने पे क्या होता है कि उनका टेम्परेचर सडनली इंक्रीज होता है और ड्यू टू द इंटेंस इंक्रीज इन टेम्परेचर वो बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। आपने सुना हो कोरोना जब आया था तब भी लोग कहते थे कि हल्की सी सर्दी पड़ रही है, जब गर्मी आएगी तो गर्मी में वायरस मर जाएगा।
वैसे ज़्यादातर वायरस जो होते हैं वो टेम्परेचर से मर जाते हैं, वो पता नहीं कौन सा एक वायरस उस टाइम ऐसा आया था जो नहीं मरा था बल्कि बढ़ और गया था, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे बैक्टीरिया वायरस मतलब नहीं कंटिन्यू कर पाते, वो मर जाते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर को बियर करने की उनकी पावर नहीं होती। तो स्टेरिलाइज करने के लिए या बैक्टीरिया फ्री करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज इक्विपमेंट्स पे डालते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, बैक्टीरिया खत्म। नेक्स्ट है दे आर यूज टू स्टडी द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। तो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए भी हम यूज करते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं, देखो मिनरल सैंपल्स की चेकिंग में लिखा है, ठीक, ये जो वेव्स होती हैं ये वेव्स किस में यूज होती हैं, टू या बोल सकते हैं इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर को प्योरीफाई करने में भी ये वेव्स यूज होती हैं। आपने सुना होगा कई वाटर प्योरीफायर्स होते हैं जिनके एडवर्टीजमेंट में बोला जाता है यूवी टेक्नोलॉजी। यूवी टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू उसमें बैक्टीरिया को क्लीन की जाती है, प्योरिफिकेशन किया जाता है, ठीक, उसमें भी बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्पेक्ट्रम आता है आपका विजिबल लाइट। विजिबल लाइट या विजिबल रेडिएशन वही है जो लाइट हम यूज मतलब जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, ठीक। इसके बारे में नॉर्मली हमको सारा कुछ मालूम होता है, प्रॉपर्टीज भी इसकी मालूम होती हैं, ठीक। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इट फॉर्म्स ए वेरी नैरो पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इट इज एमिटेड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन एटम्स। ह्यूमन आई इज सेंसिटिव टू ओनली द विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 7 पार्ट थे। इससे पहले जो 3 स्पेक्ट्रम हमने पढ़े वो हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम थे जो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, यानी कि हमारी आईज के लिए कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं, हमारी आईज उसके लिए सेंसिटिव नहीं होती, क्योंकि वो सारे स्पेक्ट्रम सेल्स को ड्राई कर देते हैं, ठीक। तो अंधेपन के भी शिकार हो सकते हैं अगर हम उनको डायरेक्टली देखेंगे। जैसे आपका अल्ट्रावायलेट वाला था, अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ से, बेल्डिंग स्पार्क से निकलती हैं। तो आपने देखा होगा बेल्डिंग की जो स्पार्क होती है उसको डायरेक्टली आप नहीं देख सकते, कोशिश भी करते हो तो क्या होता है, आपकी जो एकोमोडेशन पावर होती है वो अफेक्ट होती है, और लॉन्ग टर्म तक अगर आप उसको देखते हो तो आपकी जो विजिबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, यानी कि वो आप सेंसिटिव नहीं है। इसीलिए जो बेल्डर्स होते हैं वो गॉगल्स यूज करते हैं। बट जो ये जो पार्ट है विजिबल वाला पार्ट है ये सेंसिटिव है, हम इसको नेकेड आई से देख सकते हैं, इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। इसकी जो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो कितनी होती है, 4 × 10⁻⁻7 मीटर से 8 × 10⁻⁻7 मीटर तक, ये इसकी वेवलेंथ रेंज है। वहीं इसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 8 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक। नैरो स्पेक्ट्रम होता है। आपने देखा होगा पीछे वाले में फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ की जो पावर्स होती थी वो 2-2, 3-3 पावर चेंज हो रही थी, यहाँ देखो -7, -7, 14, 14, यानी कि ये जो स्पेक्ट्रम होता है बहुत नैरो रीजन में होता है, परसेंटेज इस स्पेक्ट्रम का कम होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके बाद आता है इंफ्रारेड। देखो यूजेस हमने विजिबल की नहीं पढ़े हैं क्योंकि यूजेस सबको मालूम है, उसमें कोई यूज ऐसा नहीं है जो एक्सप्लेन किया जाए, और विजिबल के यूजेस वैसे भी बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक। बात करते हैं इंफ्रारेड रीजन की, तो इंफ्रारेड में क्या है, इंफ्रारेड की अगर बात करें, इंफ्रारेड रेज आर हीट रेडिएशंस एंड देयरफॉर ऑल हॉट बॉडीज आर द सोर्सेज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन को हम हीट रेडिएशन भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो ठंडा हो जाता है, अब उस गर्म ऑब्जेक्ट से हीट जो रिलीज होती है वो जिस रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज होती है दैट रेडिएशन इज कॉल्ड इंफ्रारेड, ठीक। आपने कभी देखा हो कि कहीं भी गर्म ऑब्जेक्ट, मेटल ऑब्जेक्ट कहीं रखा है, अगर आप उसके आसपास देखो तो कभी कभी ऐसा लगता है जो एयर है वो ऑयली टाइप है, एक्चुअली में वो ऑयली एयर नहीं होती, वो वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं जो हीट रेडिएशन के फॉर्म में वहां से रिलीज हो रही होती हैं, ठीक। जो आपका हेयर ड्रायर है, हेयर ड्रायर देखो, या जो आपका मतलब क्या कहते हैं रूम हीटर होता है, आप रूम हीटर के सामने कभी देखो लगता है एयर का जो फ्लो है वो थोड़ा ऑयली टाइप का हो रहा है, वो जो वेव्स आपको वहां पे दिखती हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं। इनकी जो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ रेंज है वो कितनी होती है, दैट इज 8 × 10⁻⁻7 मीटर टू 3 × 10⁻⁻5 मीटर, और वहीं इनकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 1 × 10⁻13 हर्ट्ज होती है। क्योंकि ये हीट रेडिएशन है इसलिए इनके एप्लीकेशंस भी उसी के अकॉर्डिंग है, इनके जो यूजेस हैं वो उसी के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन हम बात करें, एक बात और याद रखिए, ये जो एप्लीकेशंस हम बता रहे हैं ये लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं,
ऐसा नहीं है कि इतने ही होते हैं, और भी एप्लीकेशंस हैं। ये मत सोचना कि सर ने 4 बताए हैं तो 4 ही हैं। यहाँ पे हम कुछ गिने चुने ही आपको बता सकते हैं, बाकी का आपको मालूम है। प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो, हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए होगा तो वो गामा के एप्लीकेशन में चला जाएगा, हीट किससे रिलेटेड होगा तो वो किस में चला जाएगा, आपका इंफ्रारेड में चला जाएगा। जैसे पहला है दे आर यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड ड्राइंग। कुकिंग, हीटिंग एंड ड्राइंग, ठीक है। हमने बोला है रूम हीटर है, उसमें जो वेव्स निकलती हैं, हेयर ड्रायर है उसमें जो वेव्स निकलती हैं वो सारी क्या होती हैं, इंफ्रारेड रेज में आती हैं। तो ये ड्राइंग का पर्पस हो गया। इंफ्रारेड रेडिएशन इज यूजफुल फॉर हेज फोटोग्राफी। हेज फोटोग्राफी मतलब है कोहरे से, कोहरे में जब हम फोटोग्राफी करते हैं या कोहरे को काटने के लिए हम जो लैंप यूज करते हैं वो कौन सा होता है, वो इंफ्रारेड लैंप होता है, क्योंकि इससे जो वेव्स निकलती हैं वो गर्म होती हैं, और वो जब गर्म वेव मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो वो मीडियम के मॉइस्चर को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और हेज होता क्या है, कोहरा है क्या, जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है वो कंडेंस हो जाती हैं और एयर में डस्ट पार्टिकल या एयर पार्टिकल्स पे कंडेंस हो जाती हैं। तो क्या होता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं हेज या कोहरा बोलते हैं जिसको। लेकिन जैसे ही मीडियम का टेम्परेचर बढ़ता है ड्यू टू द वेव्स, तो क्या होता है, वो जो कंडेंस हुई थी वाटर ड्रॉपलेट्स वो क्या होती हैं, इवेपोरेट हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं और मीडियम की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हेज थेरेपी में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया है दे आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेट फ्रूट्स। सूखे मेवे बनाने के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि देखो जो फ्रूट्स होते हैं उनको अगर हम डायरेक्टली अगर हम क्या करेंगे, उनको सुखा देंगे तो क्या होगा, वो बहुत हार्ड हो जाएंगे, सॉफ्ट नहीं रहेंगे। तो उनकी सॉफ्टनेस को बरकरार रखने के लिए हम जो फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर इंफ्रारेड रेज डालते हैं और एक लिमिटेड अमाउंट में उनके मॉइस्चर को क्या करते हैं, ड्राई कर देते हैं, जिससे वो डिहाइड्रेट फ्रूट में बदल जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इज दे आर यूज्ड टू द ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन्स। जैसे मोच आ जाती है, खिंचाव आ जाता है, तो आपने सुना होगा डॉक्टर कहता है कि सिकाई करिए। तो सिकाई करने का मतलब क्या है कि सिकाई जब आप करते हो किसी गर्म ऑब्जेक्ट से, तो वहां से जो हीट वेव्स निकलती हैं वो इंफ्रारेड रेज होती हैं। तो इंफ्रारेड रेज जो होती हैं, जो मसल्स जो होती हैं, मसल्स में स्ट्रेच कहीं आ जाता है तो उस मसल स्ट्रेन को क्या करती हैं, ठीक करने के काम आती हैं। वही एप्लीकेशन में दिया है, दीज आर यूज्ड टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन्स। क्लियर है। नेक्स्ट स्पेक्ट्रम इज माइक्रोवेव। ठीक, माइक्रोवेव समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है मॉडर्न टाइम में। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस इन द सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। यानी कि कौन सा सर्किट, एलसी सर्किट, जिसको आप टैंक सर्किट भी बोलते हो, वहां से ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इनकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है, इनकी जो वेवलेंथ रेंज होती है वो 1 × 10⁻³ मीटर टू 3 × 10⁻⁻1 मीटर से तक होती है। वहीं इनकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से 1 × 10⁹ हर्ट्ज तक होती है। अगर हम इनके एप्लीकेशंस की बात करें तो दे आर यूज्ड इन रडार एंड टेलीमेट्री। रडार में ये वेव्स यूज होती हैं, टेलीमेट्री का मतलब है टेलीफोन कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। दे आर यूज्ड टू स्टडी द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए भी हम माइक्रोवेव्स को यूज करते हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव्स ओवन्स आर यूजफुल बिकॉज दे रिड्यूस कुकिंग टाइम। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन में भी ये यूज होती हैं। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके और भी एप्लीकेशंस हैं। ठीक, कई टाइप की, मॉडर्न टाइम में इसके बहुत से एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट है आपका रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में क्या है, रेडियो वेव्स की अगर हम बात करते हैं, दे हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 0.3 मीटर टू 6 × 10⁻² मीटर। हमने पहले भी बोला था वेवलेंथ लॉन्गेस्ट किसकी होती है, रेडियो वेव्स की मैक्सिमम। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस इन सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, यानी कि ये भी एलसी सर्किट से प्रोड्यूस होती हैं। वेवलेंथ रेंज आपको बताई गई है 0.3 मीटर टू 0.3 मीटर टू 6 × 10⁻² मीटर। ठीक है, वहीं इनकी जब हम फ्रिक्वेंसी रेंज की बात करते हैं तो इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज क्या होती है, फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 10⁹ हर्ट्ज टू 5 × 10⁵ हर्ट्ज। ठीक है, 5 × 10⁵ हर्ट्ज, इतनी इसकी फ्रिक्वेंसी होगी। क्लियर, ये इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज है। अब इनकी एप्लीकेशंस की अगर बात करते हैं तो दे आर यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन। कहाँ यूज करते हैं, रेडियो एंड
टेलीविजन कम्युनिकेशन में, इसके अलावा हम इनको रडार में भी यूज करते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास अभी एक रिमोट है, इस रिमोट को हम क्लिक करते हैं, वहां से ही ऑन हो जाता है। कौन सी वेव होंगी? आपके घर में भी आप रिमोट यूज करते हो, रिमोट में जो वेव्स होती हैं वो आपकी माइक्रोवेव्स होती हैं। ठीक, तो डेली लाइफ में कई एप्लीकेशंस है हमारे पास ये माइक्रो और रेडियो वेव्स के, बट उनमें से कुछ सिलेक्टेड एप्लीकेशंस जो हैं इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसी के साथ चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।